आपका हमारे कार्यक्रम फेयर एंड स्क्वायर में स्वागत है। फेयर एंड स्क्वायर में हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात कराते हैं एक खास शख्सियत से, और आज हमारे मेहमान हैं जस्टिस एन.के. सूद, जो हाल ही में हरियाणा के लोकायुक्त पद से रिटायर हुए हैं। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के पूर्व जज रह चुके जस्टिस एन.के. सूद हरियाणा के पहले ऐसे लोकायुक्त हैं जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। जस्टिस सूद, आपका हमारे शो में स्वागत है। हमने सुना है कि आपने कई एक लॉयर भी रहे, उसके बाद आप जज भी रहे, फिर आप लोकायुक्त तो अभी रिटायर हुए हैं हरियाणा से। थोड़ी देर के लिए आपने प्रोग्राम भी किया था, बताएंगे उसके बारे में? हाँ, दूरदर्शन जलंधर नया नया तब चला था, तो वो एक क्विज प्रोग्राम करते थे, पंजाबी में करते थे, और उसमें यंग लोगों को बुलाते थे, जो यंगस्टर्स कॉलेज स्टूडेंट्स हों और यंग लोग हों, तो उनको बुलाते थे। उसमें वो परख प्रोग्राम उसका नाम था, वो मैंने 3-4 साल वहां करा है। So you must be feeling on home ground when you are talking to us. हाँ, मुझे इतनी हैरानी नहीं लग रही। जैसे सूद, आप लोकायुक्त 5 साल के आपने पूरी टेन्योर कंप्लीट की हरियाणा में, ये एक्सपीरियंस, अनुभव कैसा था आपका? मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन है इस एक अनुभव के साथ, 2 बातों के लिए। एक ये बहुत अच्छी फोरम है जहां पे हम लोगों को सरल और सुलभ न्याय दिलवा सकते हैं, खर्चा किए बिना, एक्सपेंसिव नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन तो बनी तो इसलिए है कि करप्शन को रोका जाए, भ्रष्टाचार को रोका जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन को क्लींस किया जाए, साफ किया जाए और ट्रांसपेरेंट किया जाए जी। तो लोगों को ज्यादातर मुश्किलें आती हैं कि हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं या तो बहुत देर से लिए जाते हैं या लिए ही नहीं जाते, लोगों को बार बार अप्रोच करना पड़ता है अधिकारियों को। तो इस संस्था के थ्रू ये जो उनको जल्दी से न्याय मिलने लग गया है, ये उन सबसे बड़ी अच्छी सेटिस्फेक्शन वाली बात है। लेकिन जैसे सूद, सुना है कि आपको काफी प्रॉब्लम्स आई वहां पे, आप ऑफिसर्स को कई बार लिखते थे चिट्ठी, वो वापस जवाब नहीं देते थे, फिर आपने चीफ सेक्रेटरी को 3 साल पहले एक फॉर्मल लेटर भी लिखी कि ऑफिसर्स को डायरेक्शन दो। ऐसा हुआ था? ठीक है, ये तो मैं इसी एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि मैं तो उनसे ऑफिसर से ये पूछता था कि अगर मेरी चिट्ठियों का ही आप 3-3, 4-4 चिट्ठियों का जवाब नहीं देते तो एक आम साधारण व्यक्ति की चिट्ठी का आप कहां जवाब देते होगे। तो इसलिए उसके बाद मैंने चीफ सेक्रेटरी के नोटिस में लाया। ये शायद इसलिए भी हुआ क्योंकि मैंने देखा है कि हमारे दफ्तरों में जो काम है वो सारे अधिकारियों के नियंत्रण में नहीं रहता, नीचे से भी काम होता है। कोई चिट्ठी आ गई, जब अधिकारी से किसी से मैं पूछता भी था तो वो कहते जी हमारे पास पुटअप ही नहीं की गई जी। तो मैंने कहा ये पुटअप करने का क्यों नहीं की गई? मैंने ये देखा है कि हाँ, सरकारी दफ्तरों में इन चीजों को कोई बहुत इंपॉर्टेंस देता ही नहीं है। जब उसके बाद जब चीफ सेक्रेटरी ने भी, मैंने उनके ध्यान में नोटिस में लाया था, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस 2 बार सर्कुलर जारी किया था और उसके बाद ठीक हो गया। मेरा ख्याल आपकी लोकायुक्त की टेन्योर में पहले कुछ महीने रूल्स भी फ्रेम नहीं हुए थे। रूल्स नहीं फ्रेम, उससे काफी आपकी फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आई होंगी? नहीं आने दी, क्योंकि जो जितना मैं कर सकता था करा, लेकिन रूल्स जो थे वो फ्रेम फिर गवर्नमेंट को कह के फ्रेम हो गए थे रूल्स। तो आप जब जज थे तो देयर वाज अ ग्रेटर ऑटोनॉमी इन आई वुड से, इन माय देयर वर नो प्रॉब्लम्स एज सच ऑफ दिस काइंड। तो कई बार आपको डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि यहाँ पे कैसे पीपल आर स्टोन वॉलिंग योर इंक्वायरीज? वो तो होता है थोड़ा, मतलब डिसअपॉइंटमेंट इस सेंस में नहीं हुई। मुझे अपने आप में कोई रिस्ट्रिक्शन नजर नहीं आई, मुझे नॉन कोऑपरेशन नजर आई जी। अब मेरे पर कोई रिस्ट्रिक्शन, मेरे पर कोई कंट्रोल, मेरे पर कोई प्रेशर किसी तरह से नहीं था। तो आपका क्या अनुभव कैसा है कि कितना का अकाउंटेबल हैं ऑफिसर्स, कितने उत्तरदायी हैं ऑफिसर्स? मेरा सबसे ज्यादा अनुभव यही है कि हम अकाउंटेबिलिटी नहीं फिक्स करते इसमें। और एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे ये लगता है कि जब कहीं गलत चीज के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स भी करने लगते हैं तो वो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करते हैं जो कि लोएस्ट लेडर पे बंदा बैठा होता है, जो अधिकारी। अब गवर्नमेंट की वर्किंग है, जब भी कोई काम उनके पास, कोई रिप्रेजेंटेशन, कोई चिट्ठी, कोई फैसला आता है, तो जो सबसे निम्न स्तर का अधिकारी है वो नोट पुटअप करता है, और वो नोट अकॉर्डिंग टू दी इनका जो अपना सिस्टम है ये ऊपर लेवल तक जाना होता है। और जब ये पाया जाता है कि वो फैसला गलत था या डिसऑनेस्ट था, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते वक्त वो सबसे निम्न अधिकारी पे कर देते हैं जी। जो मेरे मुताबिक वो ठीक बात नहीं है। जो सबसे उच्च अधिकारी है
जहां तक वो पहुंचनी चाहिए, किसी भी फैसले की फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी उस व्यक्ति की होनी चाहिए। जब तक हम सीनियर ऑफिसर्स मस्ट ओन अप कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे तो समझ नहीं आता कि जब वो उनके दस्तखत हैं फाइल के ऊपर जी, तो उस दस्तखत का मतलब है कि उन्होंने फाइल पढ़ ली है और वो एग्री करते हैं जी। और अगर बाद में अगर उनसे ये पूछा जाए कि ये कैसे हो गया, अगर वो ये कहें जी मैंने तो पढ़ी नहीं थी फाइल, या मुझे तो जो नोट पुट अप किया गया था मैंने कर दिया, तो इससे तो बेटर है कि उसी निम्न अधिकारी को फैसला करने का अधिकार दे दिया जाए। इस टाइम 3 मॉडल्स हैं लोकायुक्त के। एक मॉडल तो वो है यहाँ पे जो मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, वो लोकायुक्त को अकाउंटेबल नहीं है। एक हरियाणा का मॉडल है, वहां पे चीफ मिनिस्टर भी और मिनिस्टर्स भी अकाउंटेबल हैं। एक कर्नाटका का मॉडल है जहाँ पे लोकायुक्त के पास हरियाणा से भी ज्यादा पावर्स हैं। तो इन तीनों को आप क्या मानेंगे कि कौन सा मॉडल बेटर है और कैसा मॉडल वाकई अगर एंटी करप्शन मूवमेंट को सिंसियरली इंप्लीमेंट करना है तो वो मॉडल चाहिए? मॉडल तो कर्नाटका का ही चल सकता है, वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 2004 में एक देहरादून में लोकायुक्तों की कॉन्फ्रेंस हुई थी जी, जहां डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर भी गए थे और हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी गए थे, और उन दोनों ने ही वहां पे जो भाषण दिए थे उसमें उन्होंने कर्नाटका मॉडल को अप्रूव किया था और कहा था कि हर स्टेट में कर्नाटका मॉडल का एक्ट होना चाहिए जी। और उन्होंने तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने तो यहां तक कह दिया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को भी उसके क्षेत्र अधिकार क्षेत्र में ले आना चाहिए, जो कि उनकी बड़ी ह्यूमिलिटी वाली बात है। अदरवाइज तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हैं, उनके ऊपर तो कोई नहीं हो सकता। पर प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर को भी लोकपाल बिल जो पेंडिंग पड़ा है, ये सबसे कंफ्यूजन वाली बात इस वक्त इसलिए, आप देखिए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो मोरारजी देसाई के टाइम की थी, उनकी रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक ये कहा गया था कि लोकपाल या लोकायुक्त बनाओ जी, वो 60s में थी। अब लोकपाल बिल लोकसभा में 65 और 66 में रख दिया था और वो आज तक पेंडिंग पड़ा है। अब फिर थोड़ा क्योंकि शोर करप्शन का ज्यादा पड़ा है तो लोकपाल बिल की डिस्कशन होने लगी है। उस लोकपाल बिल के पैटर्न पे अगर लोकपाल सेंटर में बन जाए और लोकायुक्त स्टेट में बन जाए एक ही पैटर्न के, यूनिफॉर्म पैटर्न के, तो बहुत सारा काम बड़े सारे फोरम्स का कम हो जाएगा। एक दूसरा जो हरियाणा का लोकायुक्त है उसकी सिर्फ रिकमेंडेटरी पावर्स हैं, वो सिफारिश कर सकती हैं लेकिन उसको फॉलो थ्रू नहीं कर सकती। तो आपने सरकार को कभी लिखा था कि ये इनको थोड़ा और दे शुड बी गिवन मोर टीथ? हाँ जी, मैंने अब भी रिपोर्ट लिखी है, उसने भी कहा है। और ये जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, हर साल एक कॉन्फ्रेंस होती है, सभी लोकायुक्त जहां मिलते हैं, हर बार रिकमेंडेशन भेजी गई है, क्योंकि अगर कर्नाटका पैटर्न का कर लें तो फिर वहां पे तो उनकी ही कैन ऑर्डर, उनके पास ये पूरी पावर है। यहाँ पे तो अगर रिकमेंडेशन कर दो, अगर गवर्नमेंट नहीं माने तो नहीं माने। तो आपने ऑफिस डिमिट करने से पहले आपने कोई ऐसी रिपोर्ट या सिफारिश की है आपने? मैं वैसे हर वर्ष हर फाइनेंशियल ईयर की रिपोर्ट गवर्नर को भेजता हूँ जी। और इस वर्ष क्योंकि जनवरी में मेरा 15 या 14 जनवरी को खत्म हुआ था टेन्योर, तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर ज्यादातर तो 9.5 महीने तो बीत गए थे, इसलिए मैंने इंटरिम रिपोर्ट दे दी और बाकी 2-2.5 महीने की रिपोर्ट जो मेरे सक्सेसर आए हैं वो दे देंगे। तो उसमें मैंने ये पॉइंट आउट किया है कि लोकायुक्त को अगर आप सही मायने में इस इंस्टीट्यूशन का फायदा उठाना चाहते हो तो इनको और पावर्स दो, पनिश करने की पावर्स दो। कर्नाटका में शायद जो विजिलेंस ब्यूरो है वहां पे वो भी लोकायुक्त के नीचे है। लोकायुक्त के नीचे। तो ऐसा आप चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए सारी स्टेट्स अगर कर्नाटका का हम के सारे रिकमेंड करते हैं तो ऐसा ही होना चाहिए। और कर्नाटका में शायद जो ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन के ऊपर नहीं जाते हैं लोकायुक्त के पास, उनकी शायद अपने ऑफिसर्स हैं, और हरियाणा में हैं तो डेपुटेशन भी, उनके पास जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, सेशन जजेस भी हैं, एडिशनल सेशन जजेस भी हैं, सिविल जजेस भी हैं, क्योंकि उनका काफी बड़ा दायरा है जी। और पुलिस के डीजीपी जो विजिलेंस वाले होते हैं उनके नीचे का सारा स्टाफ वो तो है उनके पास। पर ये डेपुटेशन वाला भी आपने जो मामला उठाया, इसमें भी मैं ये सोचता हूं कि जो इन्वेस्टिगेटिंग मशीनरी है लोकायुक्त की, वो इंडिपेंडेंट कार्डर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप डेपुटेशन पे एक पुलिस ऑफिसर को भेजते हो लोकायुक्त को असिस्ट करने को, कोई उसको ये पता है कि मैंने 2-4 साल के बाद फिर कहीं फील्ड में चले जाना है या किसी मिनिस्टर के अंडर या किसी सीनियर ऑफिसर के अंडर काम करना है, तो उसके फंक्शनिंग में वो तो कभी भी नुक्स नहीं निकाल सकेगा जी। क्योंकि अगर मुझे ये पता है कि आज जिसकी मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं, कल मैं उसके नीचे काम करने के लिए लग सकता हूं,
तो मैं तो कभी भी उसके खिलाफ रिपोर्ट नहीं दूंगा। सो मे बी देन इट इज अ बेटर आइडिया कि उसी परमानेंट कोई एक सेक्रेटेरिएट हो, तो ऑफिसर्स को कोई ऐसा फियर ना हो कि उनके खिलाफ कोई अंडर द एक्शन कंट्रोल ऑफ द लोकायुक्त। जैसे सूद, हरियाणा में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मूवमेंट है, ये काफी चेकर्ड सा इसका करियर सा रहा है, कह सकें तो। मुझे याद है चौधरी देवीलाल ने शायद एंटी करप्शन बोर्ड बनाया था, उसके बाद चौधरी बंसीलाल ने लोकायुक्त बनाया, लेकिन आप पहले लोकायुक्त हैं जिन्होंने 5 साल की टेन्योर शायद पूरी की है। ये क्या वजह है? इसकी वजह फिर वही है कि जो भी आप बोर्ड बनाते हैं उनको मैन ऑफिसर्स वही करते हैं, जो आज यहाँ हैं कल फिर वापस विभाग में चले जाएंगे। लोगों का कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को बनाते हो। तो मेरे विचार में आज की तारीख में जुडिशरी में लोगों का फेथ है। तो जब क्योंकि किसी जज ने ना किसी पॉलिटिशियन के अंडर काम किया होता है, ना उसने वापस किसी पॉलिटिशियन के अंडर जाना है जी, तो उसका इम्पार्शियल होने के चांसेस ज्यादा हैं बनिस्बत इसके। तो वैसे जुडिशरी के ऊपर भी कुछ सवाल उठने शुरू हो गए हैं, अनफॉर्चुनेट है, लेकिन ये बड़ा सीरियस मामला है। इसको इसी स्टेज पे चेक कर लेना चाहिए, ताकि लोगों का फेथ अगर जुडिशरी में भी इरोड हो गया तो मुझे लगता है कि इस कंट्री में और केओस हो जाए। जी, जैसे सूद, आपके इस 5 साल की टेन्योर में, लोकायुक्त की टेन्योर में कुछ सीनियर ऑफिसर के खिलाफ भी एलिगेशंस आई, कुछ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर्स के खिलाफ? नहीं, एलिगेशन तो इनडायरेक्टली तो हैं। जब कोई कहता है कि मुझे ये फॉर्मल कंप्लेंट नहीं आई कोई? नहीं, कोई इतनी ज्यादा नहीं, 1-2 कंप्लेंट्स आई, पर वो भी इस नेचर की आई कि उसने किसी ने रूल्स को फ्लाउट किया था जी। मेरे पास 2 कंप्लेंट्स ऐसी आई थी कि जहां पे एक पब्लिक सर्वेंट ने हायर कोर्स विदाउट सीकिंग परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट हायर कोर्स स्टडीज फॉलो कर ली। यहां तक कि उस अफसर ने एक ही दिन अपनी अटेंडेंस अपने दफ्तर में भी मार्क कराई और उस इंस्टीट्यूशन में भी मार्क कराई। यहां तक कि जिस दिन वो पेपर दे रहा था जी, उस विभाग में, उस इंस्टीट्यूशन में, संस्था में, वो उस दिन प्रेजेंट दिखाया गया है अपने प्लेस ऑफ ड्यूटी में। और दिस इज बीइंग डन बाय अ सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर, बाय अ वेरी सीनियर ऑफिसर, बाय अ वेरी सीनियर ऑफिसर। ही इज अ सीनियर ऑफिसर नाउ। ओके, जब उसने ये करा था तब तो नहीं था इतना सीनियर, बट ही इज अ सीनियर ऑफिसर नाउ। सो दैट इज द लेवल ऑफ पीपल विद सच इंटेग्रिटी हैव गॉन अप। यही मुझे ये शिकायत है कि हम अगर हम रूल बनाते हैं ना और उनको फॉलो नहीं करते या सिलेक्टिवली फॉलो करते हैं तो ये सोर्स ऑफ करप्शन बन जाता है। जब मैंने रिपोर्ट मांगी थी एक केस में, तो फाइनेंशियल कमिश्नर साहब ने तो उसको सर्टिफिकेट दे दिया कि कोई बात नहीं जी, ये अच्छा है हमारे इसके लिए। मुझे उस वक्त ये महसूस हुआ था कि ये गलत बात है। अगर फिर तो आप रूल क्यों बना रहे हैं? ये तो अगर आप रूल्स बनाते हैं तो वो डिस्क्रिप्शन दे दें ऑफिसर को, किसी को, पब्लिक सर्वेंट को, इस रूल को किसी पे अप्लाई कर, किसी पे मत कर जी, तो फिर करप्शन होगी। सिलेक्टिवली जब करेगा उसको अप्लाई। इसलिए गवर्नमेंट का एटीट्यूड में, मेरे विचार में, जब तक हमारे ऑफिसर्स का, गवर्नमेंट का, पॉलिटिशियंस का माइंडसेट ये नहीं बन जाता कि हम जीरो टॉलरेंस चाहते हैं करप्शन की। जीरो टॉलरेंस एंड द रूल्स हैव टू बी अप्लाइड यूनिफॉर्मली। यूनिफॉर्म। इफ इट इज नॉट अप्लाइड then action should be taken against the person who has not applied it. आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एनके सूद से। जस्टिस सूद, हम बात कर रहे थे कि कुछ सीनियर ऑफिसर्स के खिलाफ जो एलिगेशंस और कंप्लेंट्स आई, आपके पास कोई मिनिस्टर्स की कंप्लेंट्स भी आई? मिनिस्टर की कोई खास कंप्लेंट नहीं आई, एक आध आई थी, वो भी हाई कोर्ट में मैटर सब जुडिस था, वो भी एक्स मिनिस्टर के अगेंस्ट जी, वो मैटर भी सब जुडिस था, इसलिए उसको मैंने आगे इन्वेस्टिगेट नहीं किया। लेकिन हमने ये भी सुना है कि एक आधे केस में ऐसा भी हुआ कि एक चीफ मिनिस्टर कीन थे उस मिनिस्टर के खिलाफ मूव करने के लिए, उस टाइम फाइल बड़ी तेजी से मूव कर रही थी, और बाद में जब दूसरे चीफ मिनिस्टर आए तो वो शायद मिनिस्टर उनके क्लोज थे, तो फाइल जो थी वो करीब करीब दबी गई। ऐसा भी हुआ? बिल्कुल ठीक है। उसमें एक चीफ मिनिस्टर ने प्रोसिक्यूशन लॉन्च कर दी जी, दूसरे चीफ मिनिस्टर ने विड्रॉ कर ली जी। अब इसमें देखिए 2 एंगल्स हैं, या तो पहले वाले चीफ मिनिस्टर की गलती थी या दूसरे वाले चीफ मिनिस्टर की गलती है। बट इसमें लॉस क्या हुआ? पब्लिक फंड्स हैव बीन वेस्टेड। जी, तो आपने क्या किया इस केस में? वो सब जुडिस अभी भी सब जुडिस है। वो उसी पॉइंट पे हाई कोर्ट को अप्रोच किया हुआ था, जो कंप्लेनेंट मेरे पास आया था उसने उसी पॉइंट पे हाई कोर्ट को अप्रोच कर रखा था।
आपके 5 साल की टेन्योर में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ भी कोई कंप्लेंट आई? नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं आई। जस्टिस सूद, ये बड़ी हैरानगी की बात नहीं है कि ना कोई कंप्लेंट मिनिस्टर के खिलाफ, जो प्रेजेंट मिनिस्टर हो, ना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और आम जो लोगों में चर्चा है वो ये है कि पॉलिटिशियन बहुत करप्ट होते हैं। ये तो है कि लोग कहते हैं, लेकिन मेरी तो एक और लिमिटेशन है ना जी, जो कर्नाटका में नहीं है, कि मैं सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकता। मेरे पास जब तक कंप्लेंट ना आए इन राइटिंग, एफिडेविट, सपोर्टिंग एफिडेविट के साथ, तब तक मैं किसी भी मैटर का कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। तो अगर अखबारों में ये छपता है या कुछ होता है तो इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जब तक कोई कंप्लेंट नहीं करेगा आप उसके ऊपर एक्शन नहीं ले सकते। मैं लोकायुक्त हरियाणा कोई एक्शन नहीं ले सकता। लोकायुक्त 2-3 जगह के लोकायुक्त हैं जो सुओ मोटो कर सकते हैं। तो ये भी मैंने रिकमेंडेशन किया है रिपोर्ट में कि एक्ट हमारा अमेंड करके सुओ मोटो पावर्स भी दी जाए। हम जस्ट सूद अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे, तो आपके ख्याल में अकाउंटेबिलिटी ऑफिसर्स में कैसे आ सकती है? अगर एक्शन लो आप, एक मैंने और भी देखा है जहां पे केस प्रूव भी हो गया है, कोई एलिगेशन प्रूव भी हो गई है, बहुत कम एक्शन लिया जाता है या बहुत सॉफ्ट एक्शन, माइल्ड एक्शन लिया जाता है। जब किसी भी पब्लिक सर्वेंट को ये पता है कि चाहे मैं पकड़ा जाऊं ना पकड़ा जाऊं कुछ होने वाला तो है नहीं, तो वो तो इनकरेज होएगा। तो इसका मतलब है कि लोकायुक्त के पास मॉनिटरिंग पावर्स भी होनी चाहिए। केस जब उन्होंने रिकमेंड कर दिया उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन हुआ या नहीं हुआ? मॉनिटरिंग पावर एक सेंस में है, वो ये है कि जब लोकायुक्त अपनी रिपोर्ट भेजता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, तो 3 महीने के अंदर वो लोकायुक्त को इन्फॉर्म करते हैं कि हमने क्या एक्शन लिया। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जितने भी रिकमेंडेशन की हैं गवर्नमेंट ने कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया है, चाहे मेरे मुताबिक बड़ा माइल्ड एक्शन है, लेकिन लिया है। ये हरियाणा गवर्नमेंट की क्रेडिट में बात जाती है जी, कि उन्होंने मेरी किसी भी रिकमेंडेशन को टर्न डाउन नहीं करा। तो अभी कितने केसेस हैं जिसमें आपने रिकमेंडेशन दी हुई हैं और अभी पेंडिंग हैं जो आपके सक्सेसर जो हैंडल करेंगे? मैं अपने ड्यूरिंग माय वर्किंग मैं कोशिश यही करता था कि मैं केस को खत्म ही तब करूं जब एक्शन लिया जा चुके, क्योंकि मैं जब पूछता था किसी को कि इसने ये गलती किया, आपने क्या किया, तो वो कहते थे हमने एक्शन शुरू कर दिया। मैं कहता था मुझे इसका रिजल्ट भी बताओ जो एक्शन शुरू किया। काफी केसेस में तो एक्शन हो गया। मेरा ख्याल है ऐसे 25-30 केसेस होंगे जिसमें रिपोर्ट आनी बाकी है, या शायद आ भी चुकी हो, क्योंकि मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मुझे नहीं। उसमें से कोई ऐसी बड़ी सीरियस कंप्लेंट है जो विच स्टिल काइंड ऑफ रैंकल्स इन योर माइंड? सीरियस कंप्लेंट मेरे पास एक आई थी, एक पुलिस ज्यादती की थी जी। एक बड़ौदा में लोग थे जिनको हरियाणा पुलिस ने गलत केस में फंसा के एक बूढ़े दंपति को बड़ौदा में रहने वालों को अरेस्ट कर लिया था। उनका लड़का मैरिटल डिस्प्यूट था, शादी भी बड़ौदा में हुई, लड़की भी बड़ौदा की, लड़का भी बड़ौदा का। वो पता नहीं हरियाणा में कैसे किसी ने, पुलिस ऑफिसर ने मदद करने के लिए केस रजिस्टर कर लिया और उनको हथकड़ी लगा दी, और लड़का जो ब्राइड ग्रूम था उसकी तो डेथ भी हो गई बिकॉज ही वाज अ हार्ट पेशेंट। ओह गॉड। और बाद में ये भी प्रूव हो गया कि हरियाणा की कोई जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती थी उस केस में। तो जब ये केस मेरे पास आया, क्योंकि वो ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी गया हुआ था, तो मैं फर्दर रिकमेंडेशन एक्शन की तो नहीं कर सकता था, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन मेरे से सुपीरियर बॉडी है जी। लेकिन मैंने ये जरूर कहा कि अगर ये सारा कुछ हो गया तो वो लड़की जिसने गलत रिपोर्ट लिखाई थी, या जिस पुलिस ऑफिसर जिसने बगैर वेरीफाई किए कि हरियाणा पुलिस की जुरिस्डिक्शन में भी केस पड़ता है कि नहीं पड़ता, एक्शन नहीं लिया, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया उन्होंने। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने एक FIR दर्ज किया जब ये सारे हो गया उस लड़की के खिलाफ फॉल्स FIR लिखाने का, और आप कहते हैं जी उन्होंने मुझे लास्ट रिपोर्ट ये दी थी कि हमें लड़की का पता नहीं कहां गई। तो इस केस में क्या होगा आपके? लड़की के अगेंस्ट केस चलना चाहिए अंडर द इंडियन पीनल कोड। पर वो तो मिल ही नहीं रही लड़की, तो फिर कभी हो सकता है ना मिले। वो लड़की जिसके सिर्फ कहने पे हरियाणा पुलिस ने एक्शन ले लिया, आज हरियाणा पुलिस कहती है। तो ये केस अब कहां पेंडिंग है? ये मैंने तो भेज दिया, मैंने कहा अब ये पेंडिंग है। हरियाणा पुलिस ने FIR लॉन्च की हुई है, अगर पुलिस अधिकारी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो करेंगे। पुलिस के खिलाफ काफी शिकायतें आती हैं, करीब सभी स्टेट्स में हैं। तो आपके पास कितनी कंप्लेंट्स आई होंगी हरियाणा पुलिस के खिलाफ? हरियाणा पुलिस के खिलाफ मेरे पास साल में 100 कंप्लेंट्स तो आ जाती होंगी। 100 कंप्लेंट? हाँ बिल्कुल। किस चीज की? ऐसी हर किस्म की। मेरा FIR नहीं लॉन्च कर रहे, डिले है FIR में,
और इस बात पे भी मुझे एक केस में डिले प्रूव हो गई एफआईआर में जी, तो मैंने कहा फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करो। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोकल एसपी थे फिक्स कर दी एक बंदे के ऊपर, वो बंदा इन द मीन टाइम ट्रांसफर हो गया दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उन्होंने दूसरे डिपार्टमेंट का अफसर कहता है कि ये इसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैंने डीजीपी को लिखा, मैंने कहा डिले प्रूव्ड है जी, किसी ना किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होगी एबीसी की, तो अब आप बताओ कि किसकी है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका जवाब अभी मुझे मिला नहीं है। पुलिस के अलावा और कौन सी डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे काफी मॉनिटरिंग की जरूरत है? पंचायत बहुत कंप्लेंट्स पंचायत के खिलाफ आती हैं। पंचायत को ग्रांट्स मिलती हैं बहुत, पंचायत के पास पावर है क्योंकि ये कंट्रोल करती है जो पंचायत लैंड्स होती हैं, शामलात होती हैं, किराए पे देते हैं। तो जो सरपंच है, जो पंचायत और सरपंच और ये जो पंचायत के अधिकारी हैं जो उनको सुपरवाइज और डीडीपीओ पंचायत सेक्रेटरीज, ना तो ये प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, ना मॉनिटरिंग करते हैं। ह्यूज फंड्स इनको दिए जाते हैं पर इनका प्रॉपर मॉनिटरिंग नहीं होती। मैंने कितने केसेस में, ऑलमोस्ट जितने भी केसेस आए, सब में कहीं ना कहीं गड़बड़ निकली और वो उन्होंने तो रिकॉर्ड जला दिए। मुझे तो ये भी शिकायत आई कि सरपंच ने कि मैं फंस ना जाऊं, उसने रिकॉर्ड ही डिस्ट्रॉय कर दिए, जबकि ये लॉ है कि पंचायत सेक्रेटरी रिकॉर्ड मेंटेन करता है और वो रिकॉर्ड फिर गवर्नमेंट रिकॉर्ड में रखे जाते हैं। एक और डिपार्टमेंट है हुडा, जिसके खिलाफ काफी शिकायतें हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हुडा के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायतें तो ये हैं कि ये हुडा की जमीन पे इंक्रोचमेंट्स होने देते हैं, कनाइव करते हैं उनके साथ मिल के होने देते हैं और बाद में कई तरीके निकालते हैं जिससे कि वो इंक्रोचर्स को फायदा होता रहता है। लिटिगेशन कर दी। इंक्रोचमेंट कैसे हो सकती है जब तक मैं आप अलाउ ना करूं? अगर मेरा प्राइवेट प्लॉट है तो मैं उसके 1 इंच पे किसी को बैठने की जगह नहीं दूंगा। जी, जस्टिस सूद, पुलिस के खिलाफ जो शिकायतें आई, जो पंचायत डिपार्टमेंट के खिलाफ शिकायतें आई, जो हुडा के खिलाफ शिकायतें आई, ये कभी आपने चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुडा के पर्सनल नोटिस में भी लाया? पर्सनल नोटिस में तो कोई प्रोविजन नहीं ना है, मैं तो अपनी रिपोर्ट में ही लिख सकता हूँ ना जी। मैं तो, और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैंने एनुअल रिपोर्ट जो दी है उनको, पिछली रिपोर्ट में भी लिखा था, इस बार तो और ज्यादा लिखा है, और जो मैंने गवर्नर साहब को दी जो असेंबली में आएगी। पर अनफॉर्चुनेटली मैंने देखा कि असेंबली में भी कोई इसके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो आपको लगता है कि इतने पॉलिटिशियन है हरियाणा के, इनमें से कोई सीरियस है करप्शन को वाकई वीड आउट करने के लिए? देखो, पर्सनल जो असेसमेंट तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं कि अगर मेरी फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द एक्ट हुई है तो इसका मतलब इस गवर्नमेंट को तो क्रेडिट थोड़ा मैं देना ही चाहूंगा। कुछ साल पहले एक कमेटी बनी थी, मोइली कमेटी, उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस की थी लोक आयुक्त के बारे में, तो आप उन रिकमेंडेशन के साथ सहमत हैं? शायद उन्होंने मल्टी मेंबर लोक आयुक्त की भी सिफारिश की। नहीं, हम सहमत नहीं, मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल, क्योंकि वो तो बिल्कुल इसको डाइल्यूट करने वाली बात होगी। अगर आप अपने कॉन्फिडेंस वाला बंदा लगाते हो जी, जुडिशरी से लगाते हो रिटायर्ड बंदा, और उसके लिए आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन को कंसल्ट करते हो, चीफ मिनिस्टर होता है और थर्ड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। सो 2-3 रीजन बड़े स्ट्रांग हैं जिस करके मैं सोचता हूं कि ऐसे नहीं होना चाहिए, जिस करके लोकायुक्तों ने सोचा। हमारी कॉन्फ्रेंस हुई थी भोपाल में 9 और 10 अक्टूबर को पिछले साल, तो उसमें यह पाया गया था कि एक तो लोगों का फेथ नहीं जी, दूसरा डाइल्यूट अथॉरिटी हो जाएगी, तीसरा काम में डिले आएगी, और चौथा इससे लोगों का फेथ बिल्कुल चला जाएगा। एक और सिफारिश है कि जो लोकायुक्त हैं उनको सिर्फ करप्शन केसेस डील करने चाहिए और जो पब्लिक ग्रीवेंसेस हैं उनको डील नहीं करना चाहिए। देखिए, जो ये दोनों इंटरकनेक्टेड हैं जी, पब्लिक ग्रीवेंस और करप्शन। आप डायरेक्ट एविडेंस करप्शन का चाहें तो कभी नहीं मिल सकता, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिलेगा कि उसने पैसे दिए किसी को काम करने में। करप्शन का एविडेंस सिर्फ यही हो सकता है कि आर्बिट्रेरी डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे एक ऑफिसर, अगर एक ही ऑफिसर 2 किस्म के डिसीजंस करता है तो इन्फ्रेंस क्या है? जी, इन्फ्रेंस इज करप्शन। ऑल्दो कोई पैसे देना प्रूव नहीं कर सकता, अगर स्ट्रिक्ट लीगल सेंस में देखा जाए तो पैसे का लेन देन तो कोई प्रूव नहीं हुआ, या जो फेवर किसी को दी है तो प्रूव नहीं हुई। लेकिन एक ही आदमी अगर 2 किस्म के फैसले करता है तो आर्बिट्रेरीली डिस्क्रिशन यूज करता है, इट्स ए क्लियर पॉइंट। कौन सा और कैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए लोकायुक्त का जो बिल्कुल अच्छी तरह फंक्शन कर सकता है? वही जैसे हम पहले भी कह रहे थे, पहले एक तो इंडिपेंडेंट मशीनरी होनी चाहिए,
दूसरा लोकायुक्त को पावर दो कि आप एक्शन रिकमेंड ना करो, लो। अगर मैं देखता हूं, मैं किसी के करप्शन का केस, पंचायत का जैसे फॉर एग्जांपल, पंचायत का केस करप्शन का आ गया, तो मुझे पावर होनी चाहिए कि मैं उसके अगेंस्ट एफआईआर लॉन्च कर सकूं, जो कर्नाटका में है। मैं लिखूंगा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट में देखा है कि वो एफआईआर लॉन्च करने में भी बड़े हेसिटेंट होते हैं, बिकॉज ये जो गवर्नमेंट का प्रोसीजर है एक्शन का, वो ये है कि वो डिपार्टमेंटल एक्शन, ऑफ कोर्स अब फॉर्मेलिटीज तो पूरी करनी होती हैं, लीगल फॉर्मेलिटी जो भी हैं, लेकिन वो इतना डिले करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि नोटिस दे देते हैं डिलिंक्वेंट एम्प्लॉय को, जिसको कहते हैं नोटिस, वो मेजर एक्शन, मेजर पेनल्टीज, उसको कहते हैं 15 दिन के अंदर जवाब दो। वो जवाब नहीं देता तो ये दे डोंट कंप्लीट प्रोसीडिंग, उसको फिर चिट्ठी लिखते हैं कि तुमने जवाब नहीं दिया, फिर उसको चिट्ठी लिखते हैं, उसको पता है कि मैंने जब तक जवाब नहीं दूंगा कुछ करना ही नहीं, और मैटर्स रिमेन पेंडिंग। ये बड़ा आसान तरीका है। मुझे पंचायतों के केस में तो बहुत शिकायत है कि पंचायत सरपंचों के अगेंस्ट, पंचों के अगेंस्ट एक्शन इतना डिले कर देते हैं कि वो उनकी टर्म कंप्लीट हो जाती है। सो आप कर्नाटका मॉडल के टोटली हक में है। यू थिंक दैट इज द मॉडल व्हिच नीड्स टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑल ओवर द कंट्री? बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्नाटका मॉडल जो है वो, उसमें भी इंप्रूवमेंट आ सकती है कोई? हाँ, हमने एक ड्राफ्ट किया है, उसमें भी सब एक्ट्स को लेके, सभी एक्ट्स में, जैसे हरियाणा का एक्ट की एक काबिले तारीफ बात यह है कि लोकायुक्त को पावर दी गई है ऑल पब्लिक सर्वेंट्स, जी, प्रेजेंट और पास्ट, उनके अगेंस्ट एक्शन लेने की, चीफ मिनिस्टर डाउनवर्ड्स, जी। जबकि कई एक्ट में ब्यूरोक्रेट्स के अगेंस्ट नहीं है, कई एक्ट में मिनिस्टर्स के खिलाफ नहीं है। तो हमने सब एक्ट्स को देख के एक कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने एक ड्राफ्ट बनाया है ऑफ द मॉडल लेजिस्लेशन फॉर दिस। वो बिल भी हमने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है, जी, वो भेज दिया हमने कि आप। लेकिन जैसे सूद कैसे हो रहा है कि लोग करप्शन के खिलाफ भी हैं, सरकारें कहती हैं हम करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं हो रहा है? वही है, पावर नहीं है कोई भी। अगर आप सुओ मोटो पावर दें, अगर मुझे पर्सनली भी पता चले, मैं किसी को एक्सप्लेनेशन मांगू, देखिए एक बात है कि करप्शन में लोग करप्शन की शिकायत करने में, एक तो करप्शन प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरा डरते भी हैं। आजकल कई लोग तो कहते हैं जी हम डर के मारे शिकायत नहीं करते। जैसे सूद रिटायरमेंट के बाद आप क्या करने जा रहे हैं? आप वापस कांगड़ा में चले जाएंगे, या जलंधर में, या चंडीगढ़ में रहेंगे? मैं जलंधर और चंडीगढ़ दोनों जगह रहूंगा। अभी तो फैसला, अभी तो माइंड पूरा अप्लाई नहीं करा, क्योंकि ये 4-5 दिन ही पहले मेरा टर्म खत्म हुआ है। आप जलंधर में काफी रोटरी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के साथ भी जुड़े रहे हो, जी, आप जी। उसमें वापस उस काम में अपने आप को एंगेज करना चाहोगे? रोटरी का काम तो सोशल सर्विस है, सोशल सर्विस तो करते ही रहेंगे, जी। सोशल सर्विस, लोगों की सर्विस करनी है, वो तो रोटरी का बहुत अच्छा काम होता है, वो तो करता ही रहूंगा, क्यों नहीं करूंगा। थैंक यू वेरी मच जस्टिस सूद। थैंक यू। ये था फेयर एंड स्क्वायर हरियाणा के पूर्व लोकायुक्त जस्टिस एनके सूद के साथ। अगले हफ्ते फेयर एंड स्क्वायर में मुलाकात करेंगे एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।